दिल्ली के खजाने का 45 करोड़ फूंकने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की पसंद का महल तैयार नहीं हुआ। केजरीवाल अपने बंगले को पीएमओ से भी शानदार और बड़ा बनवाना चाहते हैं ताकि सीएम होते हुए भी उन्हें पीएम वाली फील आ सके। इसलिए केजरीवाल ने आसपास के 8 के करीब फ्लैट्स को खाली करवा लिया ताकि 4.7 एकड़ में फैला उनका बंगला 7.3 एकड़ का हो जाए, उसका आकार तिकोना हो जाए। ऐसा करने के लिए केजरीवाल ने कुछ सरकारी अधिकारियों जैसे आईएएस अधिकारियों, जजेस के घर को खाली करने का नोटिस दिया था। ये घर लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर बने हैं। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने मुख्यमंत्री आवास को बड़ा करने के लिए उसके पास बने 2 बंगले 8 फ्लैट्स को घेर लिया है और इसे सीएम के बंगले के साथ जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि अरविंद केजरीवाल का प्लान अभी कई 100 करोड़ फूंकने का है। कथित तौर पर ऐसा करने का फैसला 28 जुलाई 2021 को लिया गया था और इसके फौरन बाद अगस्त 2021 में 2 बंगलों और 8 फ्लैट्स को नोटिस भेजा गया, इससे खाली कराया गया। ये दोनों बंगले फ्लैगस्टॉफ रोड पर ही हैं, जबकि फ्लैट राजपुर रोड पर आते हैं। यहाँ रहने वाले केएस सहरावत, विनोद कुमार, रमेश कुमार अब खेलगांव में और आईएएस नेहा बंसल कोर्ट लेन में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं गुरदीप सिंह और चारू अग्रवाल राजपुर रोड पर अलग फ्लैट में रह रहे हैं। 8 फ्लैट्स के अलावा 2 बंगलों 8A और 8B को भी खाली कराया गया है। इस परिवर्तन के बाद सीएम का आवास एक त्रिकोण आकार में हो जाएगा। सीएम आवास को विस्तार देने का काम शुरू हो गया है। योजना के अनुसार विशाल आवासीय परिसर फ्लैगस्टॉफ रोड, राजपुर रोड और 2 सड़कों को जोड़ने वाली 1 लेन से घिरे त्रिकोण भूखंड पर आएगा। इसमें बैडमिंटन कोर्ट से लेकर स्विमिंग पूल और गार्डन्स भी होंगे। अभी हाल ही में ये खुलासा हुआ था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आवास को सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आवास में पर्दे ऐसे लगे जिनकी कीमत 1 करोड़ के करीब है। जमीन पर वो मार्बल लगे जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ थी। एक स्विमिंग पूल बना जो मालदीव होटल्स के स्टैंडर्ड्स की तरह है और इसी तरह आवास में हर चीज सबसे महंगी लगाई गई और देखते देखते साज सज्जा में 45 करोड़ खर्च हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम दिल्ली वालों को परेशानियों को नजरअंदाज करके जनता के सारे पैसे को खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ये सब होने के बाद धरना दे रहे पहलवानों ने पैतरा बदला और कहा कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है और जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वे धरना जारी रखेंगे। इस बात का अंदाजा तो तभी लग गया था जब पहलवानों से मिलने सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। तब उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि मामले को लेकर बड़ी सियासत की जानी चाहिए। पहलवान शुरू से कहते रहे हैं कि राजनीतिक लोग यहाँ नहीं आए। ऐसा कभी किसानों ने भी कहा था, लेकिन हुआ क्या? वहाँ भी नेताओं का जमावड़ा लगा और यहाँ भी प्रियंका वाड्रा पहुँच गयी, दीपेंद्र हुड्डा आ गए, केजरीवाल भी घूम आए। अब शराब और बंगला मामले में फंसे केजरीवाल भी खेल करने के मूड में हैं। धरना स्थल पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के बाद मतलब मामला पहलवानों के उत्पीड़न का नहीं, देश की सियासत का बन गया है और ऐसा पहलवानों ने होने दिया। पहलवान चाहते हैं कि जांच न हो, केस न चले, सीधे सीधे ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो और अंदर डाल दो। इसी वजह से पहलवानों ने पहले खेल मंत्री पर आरोप लगाए कि उन्होंने आधे घंटे भी उनसे बात नहीं की, लेकिन पता चला कि खेल मंत्रालय ने पूरे 12 घंटे का वक्त उनकी शिकायतों को सुनने और फिर कई कार्रवाई करने में खर्च कर दिया। ताजा घटनाक्रमों के बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने जो भी फैसला किया मैं उसका स्वागत करता हूं और इस फैसले में मैं बहुत खुश हूं। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, अपने आवास पर हूं। मुझ पर आरोप लगाने वालों के पास मजबूत राजनीतिक समर्थन है। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने सवाल किया कि कैंप के अन्य पहलवान बाहर क्यों नहीं आए, सब कुछ इन्हीं लोगों के साथ क्यों हो रहा है। प्रदेश के और भी कई पहलवान खेमे में हैं, लेकिन उनके अलावा किसी अन्य पहलवान ने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं गलत नहीं था और न मैं गलत हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों को लेकर कहा कि पहलवानों की मांगें लगातार बदल रही हैं, वे सवाल उठाते रहेंगे, दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाएंगे। मुझे आज तक किसी मामले में किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया, सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। विनेश फोगाट ने कहा कि उन लोगों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। फोगाट ने कहा कि हमारी मांग है कि उन्हें जेल में डाला जाए, उन्हें हर एक पद से हटाया जाए, सांसद पद से भी इस्तीफा दें। प्रदर्शन कर रहे बजरंग पुनिया ने कहा
कि ब्रजभूषण सिंह को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। साक्षी मलिक के बयानों से साफ लग रहा है कि पहलवान दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे और न ही इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। साक्षी ने कहा कि हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। पहलवानों ने सभी नेता और जाट समुदाय के खापों से समर्थन मांगा था। महिला पहलवानों के कई राजनीतिक दलों और जाट समुदाय की खापों का भी समर्थन उन्हें मिला है। पहलवानों के समर्थन में नीरज चोपड़ा, कपिल देव के अलावा और कई हस्तियां आई हैं। यहां तक कि टूल किट का हिस्सा रही स्वरा भास्कर ने भी इस पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधा विनेश फोगाट और पूरे फोगाट परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि मैं विनेश फोगाट की कृपा से सांसद नहीं बना, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे 6 बार जिताया। पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हर दिन पहलवान अपनी नई मांग लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर की मांग की, एफआईआर दर्ज की गई। अब वे कह रहे हैं कि मुझे जेल भेज देना चाहिए और सभी पदों से मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की वजह से सांसद बना हूं, न कि विनेश फोगाट की वजह से। केवल एक परिवार और अखाड़ा विरोध कर रहे हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आगे मैं कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आदि राज्यों के खिलाड़ी क्यों नहीं। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को खुले तौर पर नकारा। उन्होंने पूछा कि नाबालिग लड़की को जांच कमेटी के सामने क्यों न पेश करते हैं। ब्रजभूषण सिंह के द्वारा कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप उन पर है, जिनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इन लोगों में एक मामला नाबालिग से भी जुड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं, उस नाबालिग को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एक ऑडियो दिया है। धरने पर बैठी खिलाड़ी एक लड़की से कहती है, किसी भी एक लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरह से कर दो। मतलब ये कि ये लोग 4-4 महीने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, उनको पेश कर देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, इनमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनका मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है, आज दिखा दिया कि इसमें किसका हाथ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर कहा कि इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिन में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। उन्होंने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। राकेश कोच ने कहा कि उनका परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। राकेश कोच ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, इसलिए वे खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए राकेश कोच ने कहा कि ये खिलाड़ी किसी कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और रेलवे की अनुमति के बिना वे धरने पर बैठे हैं। राकेश ने कहा कि विनेश फोगाट और साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले को सजाने संवारने में करीब 45 करोड़ फूंक डाले और अपने बंगले का सारा टेंडर भी खुद ही पास कर दिया। ठेकेदारों को अतिरिक्त 55 लाख का भुगतान कर दिया। 4 लाख का टीवी 10 लाख में खरीदा। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी खजाने का कितना माल बंगले में लगा और कितना जेब में गया। इस बात को लेकर दिल्ली का सियासी माहौल तो पहले से ही गर्म है, लेकिन अब एलजी वीके सक्सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइल्स सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन फाइल्स के आधार पर मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे। मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रेनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके पहले आबकारी नीति मामले समेत कुछ अन्य मामलों में फाइल्स गायब थी और सबूतों को कथित तौर पर मिटा दिया गया था।
वैसी ही घटना इस बार न हो, इसलिए फाइल्स को सुरक्षित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कोविड के दौर में 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक के 16 महीने का वक्त ऐसा था जब बड़े से बड़ा उद्योग व्यापार भी मंदी की मार झेल रहा था। दिल्ली सरकार का राजस्व आधे से भी कम पर आ गया था और दिल्ली सरकार ने विकास कार्य ही नहीं, अनेक राहत कार्य तक धन के अभाव में रोक दिए थे। कोविड काल के पीक के 16 महीने के दौर में अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने घर और ऑफिस में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करना उनकी संवेदनहीनता का एक बड़ा प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री के बंगले में आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटल कामों के साथ सौंदर्यीकरण पर 11 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज 11 करोड़ में दिल्ली में एक बहुत भव्य बंगला बन जाता है। दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं। बंगले में 2 करोड़ 58 लाख रुपए की बिजली की फिटिंग हुई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में किचन बना। इतने में दिल्ली के पॉश एरिया में आलीशान फ्लैट और मकान बन जाता। आखिर सीएम केजरीवाल के घर में ऐसा क्या बना जो इतने रुपए लगा दिए? बीजेपी नेता और पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के लिए खरीदे गए टीवी में भी घोटाला हुआ। उन्होंने ट्वीट में दावा करते हुए लिखा, एक और घोटाला अरविंद केजरीवाल का सामने आया। अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी लिए। हर टीवी 10,43,150 रुपए के दाम पर खरीदा गया, जबकि बाजार में इसकी कीमत 3,98,000 रुपए है, यानी लगभग 6 लाख रुपए हर टीवी पर कमीशन और 10 टीवी का लगभग 60 लाख रुपए का हेरफेर का मामला। 45 करोड़ ऐसे ही थोड़े ही खर्च हुए रखरखाव पर। जेब में कितना गया केजरीवाल जी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आनंद मोहन को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव करना नीतीश कुमार को महंगा पड़ने वाला है। भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी अब ये कहती घूम रही है कि जो हुआ वो नियमों के मुताबिक हुआ, लेकिन सवाल नियम का नहीं, नियम बदलने का है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गोपालगंज में मारे गए डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की। उमा ने बिहार की सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द किए जाने की मांग की। अगर अदालत में ये साबित हो गया कि नीतीश कुमार ने किसी को पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया, तो सुप्रीम कोर्ट इस बदलाव पर स्टे लगा सकती है और आनंद मोहन फिर से जेल जा सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने पहले ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चिराग पासवान और जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए अजय आलोक ने भी इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को वापस जेल भेज दिया तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत की वजह बनेगा। आनंद मोहन की रिहाई के बाद उमा ने कहा कि जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी और उसे वापस जेल भेजने की मांग करेगी। उन्हें रिहा करना गलत फैसला है। सीएम को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उमा कृष्णैया ने कहा कि अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेगा तो जनता को उसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं वापस उसे जेल भेजने की अपील करती हूं। आनंद मोहन की रिहाई। जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने भी इस पर कहा था कि आनंद मोहन सिंह का आज जेल से छूटना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि इस फैसले पर दोबारा विचार करें। इस फैसले से उनकी सरकार ने एक गलत मिसाल कायम की है। ये सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अन्याय है। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भी गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने नियम में बदलाव कर आनंद मोहन के साथ 1 दर्जन जेलों में बंद 27 बंदियों को मुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार को आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अभिषेक मनु सिंघवी दिन भर गुजरात हाईकोर्ट में दलीलें देते रहे। नवजोत सिंह सिद्धू तक के मामले का जिक्र किया। ये भी कहा कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने मोदी उपनाम मामले में गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राहुल की ओर से इस मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को रिकॉर्ड पर दस्तावेज पेश करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ऐसे में अब इस पूरे मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मितेश अमीन ने कहा कि इस स्तर पर कोर्ट को सिर्फ मामले की गंभीरता को देखना है और मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय दोनों ने पहले ही मामले की गंभीरता पर विचार कर लिया है।
हालांकि अपराध गैर संज्ञेय और जमानती है, लेकिन जिस क्षण फैसला सुनाया जाता है वो पहलू नगण्य होते हैं। जहां तक दोष सिद्धि पर रोक का विचार है वह याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। ये ऐसा मामला नहीं जहां सजा पर रोक लगाई जा सके। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सजा पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर फैसला कोर्ट और आरोपी के बीच का है। शिकायतकर्ता को इससे कोई लेना देना नहीं है और अगर उनकी बात सुनी जाती है तो ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट में आगे कहा कि अगर दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो मुझे उस अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा जो राजनीति में लगभग अर्ध स्थायी है। यहाँ तक कि राजनीति में 1 सप्ताह भी लंबा समय है। यहाँ चुनाव लड़ने से 8 साल की रोक लग रही है। पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। ये कोई गंभीर अपराध नहीं है। मैंने कोई हत्या नहीं की। मैं इस लायक नहीं हूँ। कृपया ध्यान दिया जाए। राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत मिली थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थी, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी पर 3 मई तक सुनवाई होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आदित्य ठाकरे खुद उद्धव ठाकरे की जगह सीएम बनना चाहते थे। असल में सीएम रहते उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती हुए थे और उसी दौरान आदित्य ठाकरे के मन में सीएम बनने की लालसा जग गई। इसको लेकर उसी जसलोक अस्पताल में एक मीटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को आदित्य ठाकरे का ऑफर कबूल नहीं हुआ और सारा मामला धरा का धरा रह गया। आदित्य ठाकरे को लेकर ये दावा नीतीश राणे ने किया और कहा मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे की गर्दन और पीठ की सर्जरी शुरू हुई थी। वे अस्पताल में भर्ती थे। उस वक्त सरकार में मंत्री रहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की योजना बना रहे थे। नीतीश राणे का दावा है कि जसलोक अस्पताल के जिस कमरे में ये मीटिंग हुई उसका सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि उस समय बताया गया कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विरोध की वजह से वे आगे नहीं बढ़े। नीतीश राणे ने कहा कि इधर पिता अस्पताल में भर्ती थे और उधर आदित्य ठाकरे अपने दोस्त वरुण सरदेसाई के दावोस में मौज मस्ती कर रहे थे। राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे के बारे ये जानकारी सच है या झूठ, इस पर उद्धव गुट के संजय राउत को स्पष्ट करना चाहिए। संजय राउत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संजय राउत को दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय आदित्य ठाकरे की शादी पर लिखना चाहिए। उन्हें लिखना चाहिए कि आदित्य ठाकरे की शादी कब होगी, किससे होगी। सामना अखबार की कार्यकारी संपादक संजय राउत रोज भाजपा और भाजपा के समर्थन वाली एकनाथ शिंदे सरकार पर संपादकीय के माध्यम से हमला करते रहते हैं। इसका जवाब देते हुए नीतीश राणे ने ये टिप्पणी कर उन पर निशाना साधा। उधर नीतीश राणे के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि उनकी पार्टी और नेता नीतीश राणे को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अर्थ नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में मौका मिलते ही मनीष सिसोदिया ने सारे सबूत मिटा दिए। यहां तक कि सरकारी फाइल्स भी गायब कर दी, जिसको लेकर जांच एजेंसी अब तक खाक छान रही हैं। और फाइल्स का पता ना तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार बता रही है और न ही मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी शान और शौकत पर 45 करोड़ रुपए उड़ा दिए और इसकी भनक भी एलजी को नहीं लगने दी। लेकिन शराब घोटाला मामले से सबक लेते हुए एलजी ने केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए 45 करोड़ के मामले की पूरी फाइल कस्टडी में लेने का आदेश जारी कर दिया, ताकि इस मामले में फाइल्स गायब न हो सकें। एलजी के आदेश के बाद मुख्य सचिव को सारी फाइल्स अपनी कस्टडी में लेनी है और पूरी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर एलजी के सामने पेश करनी है। एलजी के इस आदेश से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। अरविंद केजरीवाल के आवास के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड में स्थित दफ्तर को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एलजी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया और उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए जाने का आदेश दिया।
सभी रिकॉर्ड्स की समीक्षा करके रिपोर्ट्स तैयार की जाएगी। दिल्ली भाजपा ने भी इस मामले में बयान जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें जनता को जवाब देना ही होगा। दिल्ली भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल अपने आवास की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब उसका विस्तार करने जा रहे हैं। सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ में स्थित उनका बंगला फिलहाल 4.7 एकड़ में फैला है, जिसे बढ़ाकर 7.3 एकड़ में करने का निर्णय लिया गया। इस आवास पर पर्दे ऐसे लगे जिसकी डिजाइनिंग 8 लाख के करीब की है। वहीं जमीन पर वो मार्बल लगा जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। एक स्विमिंग पूल बना जो मालदीव होटल्स के स्टैंडर्ड्स के जैसा था। और इसी तरह से आवास में हर चीज सबसे महंगी लगाई गई और देखते देखते साज सज्जा 45 करोड़ की हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने के बहाने अपनी राजनीति को चमकाने गईं। शराब सहित कई घोटालों के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही किया। जंतर मंतर गए और अपनी गोटियां लाल कर ली। तब पहलवानों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके बहाने खेल कोई दूसरा शुरू हो चुका है। एक के बाद एक विपक्षी नेता जंतर मंतर पर आने लगे हैं और अपना भाषण झाड़ने लगे हैं। बबीता फोगाट नेताओं के खेल पर नाराज हो उठी तो उनकी बहन विनेश फोगाट सामने आ गई और बबीता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब कि फोगाट बहनें इस मुद्दे पर एक नहीं हैं, एक सियासत चाहती हैं, दूसरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। पहलवानों ने ब्रिजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और उन्हें पद से हटाए जाने की बात कही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने पहलवानों की कुछ बातों की और सीधा पीएम मोदी पर निशानेबाजी करने लगी तो नाराज बबीता फोगाट ने प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव को निशाने पर लिया। बबीता ने कहा कि प्रियंका जिनको साथ लेकर जंतर मंतर पहुंची उन पर खुद महिला के उत्पीड़न और दलितों के अपमान का आरोप है। प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची और इस दौरान प्रियंका के साथ उनके निजी सचिव संदीप सिंह भी थे। इस पर बबीता फोगाट ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथ लिया और उन्हें ट्वीट करते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने पहुंची हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर खुद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक दलित महिला को 2 कौड़ी की औरत कहने जैसे तमाम आरोप लगे हैं। बबीता ने प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्ष के नेताओं पर बिना नाम लिए पहलवानों के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच नहीं बनना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। बबीता के आरोपों का पलटवार करते हुए उनकी बहन विनेश फोगाट सामने आ गई और ट्वीट करते हुए कहा कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपके हाथ जोड़कर विनती है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम न करें। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।